तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की अभी नई अध्यक्ष नई चेयरमैन कौन बन गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीति सूदन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो आंसर होगा मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। और प्रीति सूदन से याद रखना इस पद पर आने वाली ये दूसरी महिला है। और अगर प्रीति सूदन दूसरी महिला है यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली, तो फिर आप पूछोगे पहली कौन थी, तो पहली थी श्रीमती आर.एम. बाथ्यू। वो 1992 से 96 तक रही थी। और ये प्रश्न भी आपके मन में आ सकता है, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. बनर्जी थे। ये भी ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शंस में भी एक बार नजर मारते हैं। प्रीति से ही एक नया ऑप्शन ले लिया मैंने, प्रीति रजक का, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह आप जानते हो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और सिंधु गणपति की बात करें तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई ये बनी थी। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर इनका नाम है। ये इस पद पर आने वाली पहली महिला है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो आलिया नीलम, ये पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और किस हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट में। बिल्किस मीर की बात करें तो अभी पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य ये बनी थी। और सुमन कुमारी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर ये बनी थी। तो ये भी नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने एआई चैटबॉट जिसका नाम है सेवा, सर्विस नहीं इंग्लिश में भी इसको सेवा ही करो, इसको लॉन्च किया है, तो आंसर होगा सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो ये एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट है और सेबी ने इसको निवेशकों के लिए जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया है। अगर उनके कोई भी डाउट्स होते हैं शेयर मार्केट को लेकर के कि क्या है ये, कोई भी अगर प्रश्न उनको पूछना है, कोई भी अगर जानकारी उनको चाहिए, तो यहां से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एआई चैटबॉट है। सेवा याद रखना किसने लॉन्च किया, सेबी ने। और इससे पहले मैंने आपको बताया था इसी तरह से सेबी ने स्कोर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था शिकायत निवारण के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम। और सेवा की भी फुल फॉर्म होती है सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। सेबी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और पहली महिला हेड इसकी माधवीपुरी बुच है। इसकी स्थापना होती है 1992 में, कानूनी दर्जा मिल गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इसी समय आया था। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है, तो आप सभी जानते हैं ये एक शूटर है। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नाम है स्वप्निल कुसाले। और अभी इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। और इस तरह से आप देखोगे अभी तक पेरिस ओलंपिक में ये हमारा तीसरा मेडल रहा है जो स्वप्निल कुसाले लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 मेडल हमारे पास आ चुके हैं और दोनों के दोनों ब्रॉन्ज हैं। और अच्छी बात यह है या इत्तेफाक की बात यह है, ये सारे के सारे अभी तक मेडल हमारे पास शूटिंग में ही आए हैं। इसमें पहला मेडल लेकर के आई थी मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। और दूसरा जो मेडल आया था वो मिक्स्ड इवेंट शूटिंग में आया था, मनु भाकर और सरबजोत सिंह लेकर के आए थे। और तीसरा स्वप्निल कुसाले लेकर के आए हैं, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा संजय शुक्ला बन गए हैं। तो संजय शुक्ला का नाम याद रखेंगे सीधा सा कि नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। ऑप्शन की ओर चलते हैं तो एमवी राव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे। मनोज मित्तल ये अभी सिडबी के नए सीएमडी बने थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रीति सूदन हमने देखा यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि निधन से संबंधित प्रश्न है कि अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया, वे क्या थे, उनका संबंध किस खेल से था, तो क्रिकेट से उनका संबंध था। वे पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। अंशुमान गायकवाड़ इनका नाम है, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। वे एक बैट्समैन थे, उन्हें द ग्रेट वॉल भी कहा जाता था। और बीसीसीआई का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो भी उन्हें मिल चुका था। कब दिया गया था, 2018 में। और ये लेटेस्ट वाला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी लेटेस्ट ये दिया गया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, ये भी याद होना चाहिए। और ये अवार्ड पहली बार मिला था 1974 में लाला अमरनाथ को, ये भी मैंने स्टैटिक बता दिया, ध्यान रखना। अच्छा,
अंशुमान गायकवाड़ की ऑटोबायोग्राफी भी आई थी 2023 में ही, वो जरूर याद रखना। गट्स एमिड ब्लड बाथ इसका नाम है, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, नेशनल माउंटेनियरिंग डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हर साल 1 अगस्त को ये मनाया जाता है। देखो 1 अगस्त को 4 दिवस मनाए जाते हैं, चारों में यहीं पे बता रहा हूँ। एक तो ये राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस हो गया, एक वर्ल्ड वाइड वेब डे जो आप टाइप करते हो ना इंटरनेट पे www.com, और www की शुरुआत 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने की थी, ये नाम ध्यान में रख लेना। तो एक तो ये दिवस हो गया नेशनल माउंटेनियरिंग डे, एक ये www यानी कि फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब डे, और एक होता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, और एक होता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो ये 1 अगस्त को 4 दिवस होते हैं, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अभी ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ। और याद रखना भारत ने 66 ईयर्स के बाद इस कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले भारत ने इसको होस्ट किया था 1958 में, कहाँ पे? मैसूर में, वो इसका 10वां संस्करण था। अभी 2024 में जब भारत ने इसको होस्ट किया तो इसका ये 32वां संस्करण था। कहाँ पे होस्ट किया, मेजबानी कहाँ पे की गई? पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। ये सम्मेलन हर 3 साल में होता है, ध्यान रखना। और इस बार मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। थीम क्या रही? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की और परिवर्तन। और वैसे आपको बता दूं इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो। असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विकास लखेरा बन गए हैं, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा इनका। इन्होंने किनका स्थान लिया ये भी मैं आपको बता दूं, प्रदीप चंद्रन नायर का इन्होंने स्थान लिया है। देखो असम राइफल से 2 पॉइंट आप और याद रखेंगे। इसे उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसे मूल रूप से 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1917 में इसका नाम असम राइफल्स हो गया। तो इतना ध्यान रखना आप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर पूर्व का, इसे प्रहरी कहा जाता है। और अभी नए डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा बन गए। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या योजना। एक्चुअली में अभी क्या है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने यहाँ पे 6 छात्र कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। और ऐसा क्यों किया? देखो आंध्र प्रदेश में जो अभी तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, तो उन्होंने इन योजनाओं के नाम अपने ऊपर रख लिए थे। तो अब आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, कौन बन गए हैं? एन चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। तो उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उनके नाम पे इन योजनाओं के नाम रख दिए हैं। टोटल इस तरह की 6 योजनाएं हैं। मैं 6 की 6 एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा कि कौन सी योजना का संबंध क्या है, क्या करती है वो योजना। जैसे कि देखो जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का नाम हमने देखा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र योजना कर दिया। क्या होता है इसमें? इसमें जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको स्कूल बैग दिए जाते हैं, किताबें दिए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित अन्य सामग्री जो भी होती है, मतलब एजुकेशन किट दिया जाता है। एक जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना, इसका नाम बदलकर तल्लिकी वंदनम योजना कर दिया। इसमें माताओं को, जो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, इसके लिए उनको आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे उसके खर्च कर सके। 15,000 रुपए दिए जाते हैं। एक है जगन्नाथ गोरुमुड्डा योजना, इसका नाम बदल के डोका सीतम्मा माध्याहन बड़ी भोजनम योजना कर दिया। भोजन से समझ में आ रहा होगा, एक तरह की मिड डे मील योजना है। एक है माना बड़ी नाडू नेडू योजना, का नाम बदल के माना बड़ी मनु भविष्यक्तु कर दिया। स्कूल के नवीकरण की योजना है। स्वेच्छा योजना का नाम बदल के बालिका रक्षा कर दिया। छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दी जाती है, जो सरकारी स्कूल की, सरकारी संस्थाओं की जो छात्राएं होती हैं उनको। और एक है जगन्नाथ अनि मुत्यालू, और इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार योजना कर दिया। स्कूल, सरकारी स्कूल में जो छात्र परीक्षाओं में टॉप करते हैं उनको आर्थिक पुरस्कार दिया जाता है, इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है।
तो याद रखना आंध्र प्रदेश के हमने का मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू हैं, और गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर हैं। अगला देखते हैं। अगला देखो कि कौन सा बैंक भारत को शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा, लोन देगा। तो ये लोन हमें देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हमें ये लोन मिल रहा है। लोन के रूप में हमें $200 मिलियन मिल रहे हैं। कौन दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। इसके स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, और हेड है मसात्सुको असाकावा, ये जापान से बिलोंग करते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये किस राज्य में खोला गया है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पाचिन में ये देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया। तो जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उन्हीं को। साउथ कोरिया के स्टैटिक देख लें एक बार। ये रहा मैप में साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल होती है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट है यून सुक येओल। अभी इसने अपनी नई स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया जिसका नाम कासा है। और ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, इनके बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38th डिग्री पैरेलल कहते हैं, याद रखना। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा भोपाल में किया गया। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख लेना, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 की। याद रखना कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इसका आयोजन किसने किया, CSIR AMPRI। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और AMPRI मतलब होता है एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसका यहाँ पे उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, और थीम भी थी अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि अभी किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण हुआ था। ये मेरा प्रश्न है, आपसे बताएंगे आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी राज्यपालों का जो 52वां सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था। तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ था। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के ये 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले 2021 में ये सम्मेलन हुआ था, 51वां संस्करण, जिसकी अध्यक्षता उस समय के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने की थी। राज्यपालों का जो पहला सम्मेलन है वो भी मैंने आपको बता दिया 1949 में हुआ था। उस समय राष्ट्रपति भवन को गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, और इसकी अध्यक्षता उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने की थी। और राज्यपालों की बात है तो अभी आपको बताएं 9 राज्यों में नए गवर्नर बने हैं। एक बार वो लिस्ट में आपके सामने रख देता हूं, मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा क्योंकि देखो टाइम का भी मुझे ध्यान रखना है, वरना फिर आप ही लोग मुझसे कहते हो कि टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने शीट आपके सामने रख दी है, तो जो स्टूडेंट टाइम करते रहते हैं वो स्किप कर दो इसे, और जिनको पढ़ने से मतलब है, टाइम से मतलब नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे रीड जरूर कर लेना। और साथ में एक प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। हम अगला देखते हैं। यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न। बुक से संबंधित प्रश्न है, क्या है, कॉल ऑफ द गिर। इस बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा परिमल नाथ वानी ने। तो राज्यसभा के सांसद हैं परिमल नाथ वानी, इन्होंने ही ये बुक लिखी है कॉल ऑफ द गिर। गिर नेशनल पार्क है ना जो गुजरात में, तो उसके एशियाई शेरों के ऊपर ये बुक है। ध्यान रखना बुक का नाम और लेखक का नाम। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को ही रद्द कर दिया। तो इसका उत्तर होगा EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की जो पीठ है, एक बेंच है, उसने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, और उस फैसले के पक्ष में 6 न्यायाधीश रहे, एक अपोजिट में रहे। इसकी अध्यक्षता की हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में है चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ ने। क्या फैसला सुनाया, इन्होंने कहा कि ST/SC में भी अब सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जिस तरह से OBC में होता है ना, क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन उसका बेस, उसका आधार क्या होना चाहिए, आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमी बैकवर्डनेस उसका आधार होना चाहिए। और ये अधिकार इन्होंने राज्यों को दे दिए हैं।
और ये जो इन्होंने अभी फैसला सुनाया है ना, ये इन्हीं के फैसलों के खिलाफ है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुनाया था फैसला, उसी के ये खिलाफ है, उसी के पलट इन्होंने ये फैसला सुनाया है। क्योंकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ST-SC में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन अभी कह दिया कर सकते हो। और ये अधिकार इन्होंने राज्य को सौंप दिए हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन के हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब जो अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, और जो आर्थिक रूप से अब सशक्त हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का आप कम लाभ दे सकते हो। क्योंकि ज्यादा जरूरत उनको है जो अभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको ज्यादा आरक्षण दे सकते हो, देना चाहिए, ये ऐसा इन्होंने कहा। तो यही प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न और देख लो कि अभी किस मामले में, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के भीतर सब क्लासिफिकेशन बनाने की शक्ति है। तो ये मामला था दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला। अभी अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी बुक से है कि इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन ने इस बुक को लिखा है। इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला है अभी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 8वें स्थान पर है और इस इंडेक्स को जारी किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या मतलब हो गया? जो कृषि उत्पाद हमारे हैं उनको हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस मामले में ये इंडेक्स है। तो इस मामले में भारत 8वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूरोपियन यूनियन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है, और फिर चौथे पे चाइना है, और भारत 8वें स्थान पर है। जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, जो कृषि उत्पाद हैं, उनको एक्सपोर्ट निर्यात करने के मामले में कौन सा देश कहां पर है, ये इस रैंक में बताया गया है। ध्यान रखना रैंकिंग कौन सी है, किसने जारी किया, भारत की रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड ने। एक्चुअली में ये योजना वही है जो आपने पढ़ा होगा कि अभी झारखंड ने बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो उसी का नाम बदल के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया इन्होंने। और उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना है। कितने रुपए मिलेंगे भैया? रुपए की बात करो आप, तो 1000 रुपए पर मंथ मिलेगा। लेकिन याद रख लो भैया, थोड़ी सी कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि उस महिला की उम्र जिनको ये वित्तीय सहायता मिल रही है, उनकी उम्र 21 से लेकर 50 वर्ष की होनी चाहिए। उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इससे झारखंड राज्य को हर महीने 4000 करोड़ रुपए का फटका पड़ेगा। इतना खर्च उन्हें करना होगा इस योजना को चलाने के लिए। झारखंड की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन, और अभी नए गवर्नर बने थे। क्या नाम है? संतोष गंगवार इनका नाम है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि अभी भारतीय अंगदान दिवस, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये कब मनाया गया? तो ये हर साल हम कब मनाते हैं भैया? 3 अगस्त को मनाते हैं, ये ध्यान में रखना। इस बार इसका ये 14वां संस्करण है, 14वीं बार मनाया जा रहा है। मतलब पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था, लेकिन 2010 में जब इसको मनाया गया था ना, उस समय इसको 27 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन 2023 से हम इसे 3 अगस्त को मना रहे हैं, ये आप ध्यान में रखना। क्यों मना रहे हैं और 2023 से हमने इसको 3 अगस्त को क्यों मनाना शुरू किया, क्या कारण है, इतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। वो हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके लिए काम की बात है, जितना आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको ये भी नहीं बताता ना, तब भी चलता, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट ये याद रखो, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 3 अगस्त को मनाते हैं। 14वां संस्करण है, पहली बार 2010 में मनाया। आगे बढ़ जाओ। और एक ये ध्यान रख लो कि विश्व अंगदान दिवस, ये तो भारतीय अंगदान दिवस है, एक विश्व में भी मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, वो याद रखना 13 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे हेल्थ मंत्री कौन है? JP नड्डा है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर सकते हो आप इसे, और करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का नाम है। पूछ रहे हैं कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। एक्चुअली पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज का नाम तरंग शक्ति है, पहला एडिशन है, पहली बार हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। कौन इसका आयोजन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स। ये एक मल्टीलैटरल यानी कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 10 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
2 चरणों में होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुल्लूर में होगा 6 से लेके 14 अगस्त तक, और दूसरा चरण ये राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक। तो ये है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? अभी किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर, नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया? तो यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा भरतनाट्यम। तो इनका नाम याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति है, और ये फेमस डांसर थी भरतनाट्यम की, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है। कहाँ का है वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन भरतनाट्यम के अलावा ये कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, कोई बता सकते हैं? ये कुचिपुड़ी की भी एक फेमस डांसर रही है, मतलब कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में भी इन्होंने महारत हासिल की थी। देखो, इनका जन्म ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये बड़ी हुई थी, पली बड़ी कहाँ पर थी? ये तमिलनाडु में पली बड़ी थी। और आप जानते हो तमिलनाडु का ही क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है, और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। और इन्हें कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में मशाल वाहक के रूप में जाना जाता था। मैं लिख देता हूँ किस रूप में जाना जाता था, मशाल वाहक के रूप में इनको जाना जाता था कुचिपुड़ी डांस में। अच्छा, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, याद रखना, जिसका नाम क्या है? अ पैशन फॉर डांस। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको जरूर याद रखनी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्या नाम है? यामिनी कृष्णमूर्ति नाम है। इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और पली बड़ी ये तमिलनाडु में थी। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और क्लासिकल लैंग्वेजेस भी यहाँ पे लिख दिए हैं, आप रीड कर सकते हैं। जो अभी नई ऐड हुई थी वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ गोल्डन स्लैम होता क्या है। देखो, आपके साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो इसको तो आपको जीतना पड़ेगा, सारे ओपन को जीतना पड़ेगा। उसके अलावा ओलंपिक में भी आप गोल्ड लेकर के आते हो तो फिर कहा जाएगा कि गोल्डन स्लैम आपने पूरा कर लिया है। और आप जानते हो नोवाक जोकोविच ये कई बार इन ओपन को जीत चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने अभी तक नहीं जीता था। तो इस तरह से अभी पहली बार इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया। इस तरह से ये गोल्डन स्लैम विनर बन गए हैं, और दुनिया के ऐसे 5वें प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। उनसे पहले राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, अमेरिका की सेरेना विलियम्स, अमेरिका की आंद्रे अगासी, और जर्मनी के स्टेफी ग्राफ ऐसा कर चुके थे। नोवाक जोकोविच आप जानते हो वैसे टोटल अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब वो जीत चुके हैं, मेन सिंगल टाइटल जीते हैं, और ऐसा करने वाले एकमात्र पुरुष टेनिस प्लेयर है वो। महिलाओं में ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट है, उनके नाम भी 24 ग्रैंड स्लैम ही है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, क्या टेनिस में अभी तक भारत ने कोई ओलंपिक में पदक जीता है क्या? तो आंसर होगा यस, लेकिन एक बार ही जीता है। 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक है, वहां पे हमारे पास टेनिस में ब्रोंज आया था, और कौन लेकर के आए थे? लिएंडर पेस लेकर के आए थे, याद रखना। अभी हमारे एक और महान टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, उन्होंने लेकिन अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी जानते हैं, शेख हसीना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से। किस देश की प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, और वहां से ये भाग करके अपनी जान बचा करके भारत आ गई। अब ये इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही है। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था? वैसे मैंने आपको बताया था, मुद्दा जो वहां पे था वो आरक्षण का था। जो हिंसा भड़की थी वो शुरुआत आरक्षण के कारण ही हुई थी। दरअसल वहां पे जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पे 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है, और यही मुख्य कारण था आरक्षण का। बाकी 10% किसको मिलता है? 10% और 5% और 1% दिव्यांगों को मिलता है। इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इसी से थी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो विरोध था वो मुक्ति संग्राम के परिवारों को मिलने वाले 30% आरक्षण था, क्योंकि उनका तर्क था, जो हिंसा कर रहे थे छात्र, उनका तर्क दिया उन्होंने कि इससे मेरिट में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि जो अयोग्य लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिल रही है। तो हिंसा काफी बढ़ गई थी। यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने कहा
नहीं इनको तो देंगे, हम देना पड़ेगा, या फिर अगर आरक्षण हटाएंगे तो पूरा हटा देंगे। फिर उन युवाओं ने कहा नहीं पूरा क्यों हटाते हो, इसी को हटाओ। तो इसी बात पे ये बहस छिड़ी और ये आंदोलन इतना उग्र हो गया। ये जो हिंसा थी ये केवल आरक्षण के खिलाफ नहीं रह गई, यहाँ की सरकार के खिलाफ हो गई और फाइनली इस्तीफे की मांग की गई और वो इस्तीफा दे करके अगर वहां से भागती नहीं तो हो सकता उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती। बहुत हिंसक हो गया था और अब सेना प्रमुख जो है वहां के जनरल वकार उज जमान ये अंतरिम सरकार बनाएंगे। एक बार बांग्लादेश के जरूर स्टैटिक हमें देखने चाहिए क्योंकि न्यूज में है। ये बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल इसकी ढाका होती है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और इसकी जो करेंसी होती है वो टका होती है, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और भारत के किस राज्य से बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है तो वो पश्चिम बंगाल है, तो इतना ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर परियोजना को कौन शुरू करेगा, तो आंसर होगा चाइना शुरू करेगा। सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें एज अ फ्यूल हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और दिक्कत क्या है, ये दुनिया में बहुत कम उपलब्ध है। तो चाइना ने कहा कि हम एक काम करते हैं, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करते हैं जिसमें हम यूरेनियम को एज अ फ्यूल न लेकर के हम थोरियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करें। ये इसके कंपेयर में अधिक मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है। भारत में भी ये तो हमें मिल जाएगा, केरल में जो मोनोजाइट मृदा होती है वहां पे भर भर के ये पाया जाता है और इसीलिए अब चाइना ने कहा कि हम इसे तैयार करेंगे, 2025 में इस परियोजना को शुरू करेंगे, 2029 तक इसे बना लेंगे। और कहाँ पे बनाएंगे, जो गोबी डेजर्ट है वहां पे इसको बनाएंगे। और ऐसा भी कहा गया कि इसकी खास बात ये होगी कि इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि लिक्विड सॉल्ट या फिर CO2 इसमें यूज करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा कहा गया। तो सिंपल सा याद रखेंगे, दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ये कौन बनाएगा, चाइना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बन गए, तो आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा बन गए हैं। इनका नाम याद रखना सिंपल सा। बाकी ऑप्शन में आपको रिवाइज करा दूं, KV सुब्रमण्यम ये भी फेडरल बैंक के MD CEO बने थे, गोविंद सिंह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने थे और BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, अब आपका ध्यान से सुनना। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो आंसर होगा मोहसिन नकवी होंगे। पहले मैं आपको बता दूं ये है कौन, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन कब बनेंगे, कब अपना पद संभालेंगे, ये जनवरी 2025 में। आप जानते हो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये है जे शाह, जो कि वर्तमान में आपको पता है BCCI के सचिव भी हैं और अब नए फिर ये बन जाएंगे यहाँ से मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलंबो श्रीलंका में। और अभी ये हमने देखा था, ये जरूर ध्यान में रखना, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर से ताजा कि 2025 में जो T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप होंगे वो इंडिया में होंगे और 2027 वाले में ODI फॉर्मेट में होंगे बांग्लादेश में। और अभी आपको पता है 2024 में ही वुमेन्स एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, उसको श्रीलंका ने जीत लिया था, भारत को हराया था। तो ये एशिया कप से ही संबंधित हैं तीनों प्रश्न, इनको जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बियरर ध्वजवाहक किसे बनाया गया, तो आंसर होगा मनु भाकर को बनाया गया है। मनु भाकर, इनका संबंध किससे है, शूटिंग से है। आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला पदक यही लेकर के आई थी, ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और इसमें दूसरा पदक भी मनु भाकर लाई मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के, उसमें भी ब्रोंज आया है। और आप कह सकते हो मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय बन गई है और इसीलिए इनको क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का फ्लैग बियरर ध्वजवाहक बनाया गया है। अब प्रश्न ये आएगा आपके मन में कि ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। 2 जने थे, 2 खिलाड़ी थे, शरद कमल और PV सिंधु। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, PV सिंधु हमारी शटलर हैं यानी कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, इतना ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा HDFC बैंक को। देखो 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो लिस्ट आई है इसमें टोटल 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहली बार HDFC बैंक को शामिल किया गया। अगर हम बात करें इन भारतीय कंपनियों में टॉप पर किसे रखा गया है, टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है और पूरी लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये 86 नंबर पर है।
बाकी 9 भारतीय कंपनियां ये आपके सामने हैं, इनकी रैंकिंग पूरी लिस्ट में ये है, लेकिन टॉप वाली आप ध्यान में रख लो। लेकिन अगर पूरी लिस्ट में, ये तो भारतीय कंपनियों में देख लिया हमने, टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है उसकी बात करेंगे तो अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट, ये इसमें टॉप पर है, लगातार 11वें साल इस लिस्ट में ये टॉप पर बनी हुई है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये हमने अभी 7 अगस्त को ही मनाया है। इस साल ये इसका 10वां संस्करण था। पहला संस्करण 2015 में मनाया गया था चेन्नई में, और थीम क्या है, सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि इसी अवसर पर नई दिल्ली में विरासत नाम से एक हथकरघा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। तो याद रखना 7 अगस्त को मनाते हैं ये दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद रखना अभी किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी से ही आप पता लगा लोगे, उत्तर होगा फिजी। एक्चुअली में द्रौपदी मुर्मू जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गई, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे, और जिसमें आप कह सकते हो फिजी और तिमोर लेस्टे जाने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति है। तो पहले वो फिजी गई, तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है जिसको हमने कहा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये ध्यान रखना। इसके बाद वो बाकी 2 देशों में जाएंगी, वहां पे भी उनको कोई सम्मान मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। बाकी अभी फिजी की स्टैटिक हम देख लेते हैं। पहले तो आप देखो कहाँ पर है फिजी, ये रहा फिजी। कैपिटल सुआ होती है, करेंसी फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट है विलियम कैटोनेवेयर और प्रधानमंत्री है स्टीफेन रबुका। और ये जो सम्मान है जो अभी हमने कहा, ये पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पिछले साल येलो स्टार नाम का सम्मान मिला था। ये सूरीनाम देश का, जो सूरीनाम देश है उसका सर्वोच्च सम्मान है येलो स्टार, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी किस मंत्रालय ने 4 एप्लीकेशन है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया, शुरू किया, तो आंसर होगा गृह मंत्रालय ने। पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। पहले तो याद रखो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, और अभी इन्होंने ही जो देश में 3 नए आपराधिक कानून आए हैं उनको वो सुचारू रूप से कार्य कर सकें, और उसी के लिए इन्होंने ये 4 नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये ध्यान में रखना नाम इनके कार्य मैंने यहाँ पे लिख दिए, कोई नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना भाई, है ना, कि किसका क्या कार्य है। बाकी जो 3 नए आपराधिक कानून आए थे वो अभी 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो चुके हैं। किनके स्थान पे आए, तो ये तो नए कानून हैं, और किनके स्थान पे आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि इन कानूनों के तहत उन आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी है जहां पे न्यूनतम सजा कितनी हो, 7 साल की। और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी संज्ञान एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भी यही था, ये जो नए कानून है इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भाई केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। इसी तरह से 2 मोर अभ्यारण्य अभी घोषित किए गए, तो कर्नाटक का ये आदि चुंचनगिरी है और एक केरल का चुल्लनूर मोर अभ्यारण्य है। ये जो आदि चुंचनगिरी है ये कर्नाटक के मांड्या जिले में है, और जो चुल्लनूर पक्षी अभ्यारण्य है जिसे मोर अभ्यारण्य घोषित किया, ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है। मोर तो आपको पता है हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर, और वैसे इसे राष्ट्र पक्षी कब घोषित किया था, याद रखना 1963 में, ठीक है, इतना ध्यान रखना। वैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया आप सभी जानते हो, सलीम अली, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता सप्लायर ये कौन सा देश बन गया है, तो आंसर होगा इसका अमेरिका। और पहला कौन सा, ये हमने सेकंड का पूछा है, पहला कौन सा है एलएनजी हमें सप्लाई करने के मामले में पहले स्थान पर, ये कतर है, पिछले 5 साल से पहले स्थान पर ये है। अभी तक दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात था, लेकिन यूएसए ने उसे रिप्लेस कर दिया और दूसरे स्थान पे आ गया हमें एलएनजी सप्लाई करने के मामले में। एलएनजी मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अच्छा, हमारे घर पर जो आती है जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, और उसमें जो गंध के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथाइल मरकैप्टन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में एज ए स्टैटिक आ चुका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य ने। तो ये अपने कैपिटल जो इनकी बंगलुरु है, वहां पे जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है उसके पास में इन्होंने कहा कि 2000 एकड़ भूमि पर हम एक ऐसी सिटी तैयार करेंगे
जहां पे विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज होंगी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स होंगे, नवीन उद्योग होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे इस कीर सिटी में। कीर मतलब हो गया नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन, रिसर्च। इसको बनाने में जो लागत आएगी लगभग 40,000 करोड़ रुपए आएगी। इससे इन्होंने कहा कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, हम तो ध्यान रखेंगे कीर सिटी कर्नाटक आंसर होगा। तो इस प्रश्न में पूछ रहे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है इसका उत्तर होगा 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और इस तरह से वो भारत के लिए एथलेटिक्स में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड लेकर के आए थे। और वो तारीख 7 अगस्त की थी, इसीलिए 7 अगस्त को चुना हमने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में। अगर पूछे इस समय मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था, तो 87.58 मीटर दूर फेंक करके। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछूंगा। पेरिस ओलंपिक जो अभी हुए, यहाँ पे आपको पता है नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। एकमात्र हमारे पास सिल्वर आया है, बाकी 5 तो ब्रॉन्ज है। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके ये सिल्वर जीता है, और जो गोल्ड लेकर के आए हैं पाकिस्तान के अरशद, उन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, और ये एक रिकॉर्ड भी है, ये बताएंगे आप। हम अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस भारतीय को साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत यानी कि राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक आपने नाम सुना है, इसी साल इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और इस तरह से दिनेश कार्तिक अब साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना सिंपल सा है, दिनेश कार्तिक। केदार जाधव ने भी वैसे भी संन्यास ले लिया है। और शिखर धवन से क्या याद आता है, अभी मोटो जीपी इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर पूछ रहे हैं कि अभी रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता या रोडियो ट्रॉफी को जीत लिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा आईएनएस शिवालिक। ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में। अमेरिका के हवाई में हुआ था ये, हर साल इसका आयोजन अमेरिका करता है। ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत भी हिस्सा लेता है। देखो रिम्पैक का मतलब हो गया द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। आप कह सकते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। और इसमें भारत की तरफ से अभी आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था, हवाई में हुआ था, अमेरिका ने इसका आयोजन किया। अब ये तो एक्सरसाइज हुआ। एक्सरसाइज के बाद में यहाँ पे एक रोडियो ट्रॉफी का भी आयोजन हुआ था, या इसे आप कह दो नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन का आयोजन हुआ था। इसमें क्या होता है, बहुत सारे देशों के जो जहाज हैं उनमें हथियार रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना होता है। जो सबसे पहले जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे आईएनएस शिवालिक सबसे पहले गया और ये जीत गया, तो इसको मिला है ये रोडियो ट्रॉफी। यही प्रश्न है। तो किससे मिली, याद रखना हमारे आईएनएस शिवालिक को। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को पहली बार अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए ये जीवन दान पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अंगदान से 2 दिवस आप जरूर याद रखेंगे। एक तो भारत में जो अंगदान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, 3 अगस्त को मनाते हैं। और जो पूरे विश्व में आप वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हो, याद रखना वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों 13 के हैं, लेकिन यहाँ वाला 3 को है और वहाँ वाला मतलब पूरे विश्व का 13 को है। आंध्र प्रदेश से एक और पॉइंट याद रखो, भी लेटेस्ट पढ़ा था आप लोगों ने कि आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती मॉडल ने अभी 2024 का गुलबेंकिन पुरस्कार भी जीता था। अभी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, चंद्र बाबू नायडू है, एन चंद्र बाबू नायडू। और गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। याद रखना ये अमरावती यहाँ की कैपिटल है। फिर पूछ रहे आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। क्या मतलब हो गया एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, जिस तरह से आप अपने घर का, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, कार का, स्कूटर का बीमा कराते हो कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर बीमा कंपनी इसका हर्जाना भुगतेगी, तो उसी तरह से अब राज्य ने क्या कहा कि भाई जो भी डिजास्टर आएगा पूरे राज्य में, चाहे वो सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जो भी नुकसान होगा हम उसके लिए बीमा करते हैं। और किसके साथ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो जो भी खराब होगा, जो भी डिस्ट्रक्शंस होगा, उसका हर्जाना एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भरेगा।
ये है, और इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला ये देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस तरह का एग्रीमेंट किया हो। बात समझ में आ गई है? बस इतनी सी ये बात है। तो नागालैंड इसका आंसर हो गया। नागालैंड की स्टैटिक एक बार देख लो। पहले तो ये देख लो मैप में, नागालैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, और कोहिमा इसकी कैपिटल होती है। गवर्नर ला गणेशन हो गए, और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा अभी किसने की है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। मतलब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सैनी, उन्होंने कह दिया कि हम भी सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लेकर के आएंगे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, एमएसपी डिसाइड कौन करता है? तो ये जरूर याद रखना, अच्छा प्रश्न है। सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। देखो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है ना, वो 22 फसलों को एमएसपी डिसाइड करता है। 22 फसलों की एमएसपी वो डिसाइड करती है। तो अभी हरियाणा सरकार ने यही कहा कि अब हम भी सभी 22 फसलों को एमएसपी के अंदर लेकर के आएंगे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो एमएसपी से है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा, एक ऐसी फसल है जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होती है, वो गन्ने की फसल है। एफआरपी मतलब फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। हरियाणा की बात करें, कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो गए, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर पूछ रहे भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका मलेशिया। यहीं से आपको पता लग रहा होगा आंसर मलेशिया है। नाम याद रखना, उदार शक्ति है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। और पूछे कहाँ पे हुआ, तो क्वांटन मलेशिया में ये हुआ था, क्वांटन मलेशिया में। जैसे मलेशिया के साथ दो तरह की और एक्सरसाइज हम करते हैं, हरिमो शक्ति करते हैं, हरिमो शक्ति और उदार शक्ति, और एक समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी हम इसके साथ में करते हैं। अभी ये 2024 में ही हमने किया था। बता सकते हो कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, याद रखना। मलेशिया की स्टैटिक एक बार मैं आपको बता दूं, पहले तो आप देख लो, ये रहा मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशिया रिंगिट, प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम, और ये 3 तरह की एक्सरसाइज ध्यान में रखना। अभी इसके नए राजा भी बने थे 17वें नंबर के, इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका नाम है, याद रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो याद रखना, ये भारत में किया गया था। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक बिजनेस समिट की हम बात कर रहे हैं, और ये पहली बार हुआ। और कहाँ पे हुआ? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और ये बात याद रख लो कि इस साल सितंबर 2024 में जो छठी बिम्स्टेक समिट होगी वो थाईलैंड में होगी। बिम्स्टेक के स्टैटिक में आपको बता दूं, एक तो फुल फॉर्म देख लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 1997 में होती है, ढाका में आपको मुख्यालय मिलेगा। और इंद्रमणि पांडे ये भारतीय है जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल बने, इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कौन कौन से देश इसमें शामिल है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक ने। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1938, हेडक्वार्टर श्रीनगर में हो गया, एमडी सीओ बलदेव प्रकाश, और इसके फाउंडर कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न आप सभी को पता है, हम कई बार डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, न्यूज में, टीवी में, सब जगह आप सुन रहे होंगे, लेकिन इनका फिर भी एक बार ले आते हैं प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित किया गया था? आंसर विनेश फोगाट हो जाएगा। हरियाणा की ये शेरनी है, रेसलर है, इनका गेम याद रखना। और क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया था? ये भी हमने देखा था, ये फाइनल में पहुंच गई थी। अब देखो फाइनल में या तो ये जीती तो ये गोल्ड लेकर के आती है, अगर नहीं जीती तो सिल्वर तो हमारा पक्का था। कौन सी कैटेगरी में ये खेल रही थी? 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये रेसलिंग कर रही थी। वैसे अमूमन ये 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है, लेकिन 50 में अभी खेल रही थी। तो हुआ क्या था, लास्ट फाइनल मोमेंट में इनका जो वजन है वो मात्र 100 ग्राम से बढ़ गया था। वैसे तो ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन रात भर में इन्होंने कम कर लिया था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रह गया था। और इसी कारण से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने कहा कि हमारे नियम कहते हैं कि जितना है उतना ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा नहीं चलेगा। और इसी कारण से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो गोल्ड तो छोड़ो, गोल्ड के लिए तो ये फाइट ही नहीं कर पाई, इनको लड़ने ही नहीं दिया, और जो सिल्वर था वो भी इनको नहीं दिया। तो विनेश फोगाट इनका नाम है, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका उत्तर देख लो, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है, पहली बार दिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में, विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ये दिए जा रहे हैं। और 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरी में ये दिए जा रहे हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। मैं आपको डायरेक्ट पुरस्कारों की ओर ले चलता हूँ, वो लिस्ट से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हमने प्रश्न में देखा कि विज्ञान रत्न पुरस्कार, अब ये देखो ये मैक्सिमम इन्होंने कहा कि ये 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार एक को दिया गया, तो एक का नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन हो गया। ये बायोकेमिस्ट है, तो बायोकेमिस्ट्री के इनको फील्ड में, क्षेत्र में दिया गया। बाकी विज्ञान श्री पुरस्कार, इसमें इनको कहा गया कि 25 मैक्सिमम 25 लोगों को आप दे सकते हो, इस बार 10 लोगों को दे दिया। ये 10 लोगों की लिस्ट आपके सामने है, मैं रीड नहीं करूंगा, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। जो काम कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक विज्ञान युवा पुरस्कार, ये भी इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 25 को दे सकते हो, अभी 11 को दिया गया, ये 11 की लिस्ट आपके सामने है। बाकी विज्ञान टीम पुरस्कार, ये मैक्सिमम 3 को दे सकते हो, लेकिन इस बार एक ही टीम को दिया गया है, जो हमारे चंद्रयान 3 की टीम है उसको ये दिया गया है, स्पेस साइंस की कैटेगरी में। तो ये 4 तरह की कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी में आप ध्यान रख लो विज्ञान रत्न पुरस्कार, क्योंकि एक ही नाम है इसलिए हमारे लिए याद करना आसान रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। गोविंदराजन पद्मनाभन हो गया, और ये वाला विज्ञान टीम का याद रख सकते हो क्योंकि एक ही टीम है, चंद्रयान 3 की टीम है, इसको ये पुरस्कार मिला है। बाकी मैंने लिस्ट तो सबकी लगा दी, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से रीड कर सकते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में। तो इसका नाम है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, इसका आयोजन भारतीय सेना ने किया है। मतलब ये अभ्यास ऊंचे यानी कि ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है, मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये किया जा रहा है। भाई वहां पे अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई तो हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसका अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है। पर्वत प्रहार इसका नाम है, सिंपल से याद रखेंगे। इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया, दूसरी बात ये, और तीसरी बात कहाँ पे? लद्दाख में किया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास ले लिया है? अभी जो मैंने आपको विनेश फोगाट के बारे में बताया था, तो उसके बाद पेरिस ओलंपिक के बाद जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मेडल नहीं दिया गया, तो इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। और बाकी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट से 2-4 भारतीयों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने 2024 में अपने खेलों से रिटायरमेंट लिया। तो उनके नाम और उनके खेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो विनेश फोगाट का नाम याद रखना, ये एक रेसलर है। और एक 2 क्रिकेटर हमने देखे थे, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, ये क्रिकेटर है, अभी पूर्ण रूप से संन्यास इन्होंने ले लिया है। और एक हमारे टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, इन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया है। वैसे क्रिकेट में अगर आप कहोगे कि 1-2-3 लोगों ने और लिया था, तो वो T20 फॉर्मेट से लिया था, कंप्लीट संन्यास नहीं लिया उन्होंने। कौन कौन है वो? विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और रविंद्र जडेजा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट संन्यास लिया, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न हो जाता है, एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने भी यहाँ पे फाइनली संन्यास ले लिया है, और उनका नाम अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया, जिसे आप क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी बोलते हो? तो आंसर इसका हो जाएगा 8 अगस्त को। इसके बारे में वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं काम के जो आपके हैं। आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको रीड नहीं कराऊंगा। इतना सा याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे आप अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलते हो, ये हम 8 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, इसीलिए। इतना सा याद रखो बस। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग को किसने जीत लिया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा भारत। पहले कावा देख लेते हैं, कावा मतलब क्या हो गया? उर्जा काले कावा तेरे। देखो कावा मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो 2024 में ये इस खेलों का चौथा संस्करण था। हुआ कहाँ पे था? नेपाल के काठमांडू में जो दशरथ स्टेडियम है वहां पे भारत ने फाइनली इसको जीत लिया है। भारत ने दूसरी बार इसको जीता है। देखो 4 बार अभी तक हुआ है, 4 में से 2 बार भारत जीत चुका है। अभी भारत ने नेपाल को हराया है, और यहाँ पे इन देशों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान ने। और इसमें भारत की एक प्लेयर है जिनका नाम है शालिनी। क्या नाम है? शालिनी। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी निधन हो गया? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे 2000 से 2011 तक।
और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ था, तो इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। और अभी 2022 में इनको पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो नाम न्यूज में है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने थे, तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस बने थे। बाकी सब आपको पता ही है। एक बार बांग्लादेश ये रहा मैप में, आप देख लीजिए। कैपिटल इसकी ढाका हो गई, और ढाका में आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय मिलेगा। जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश न्यूज में है। तो पूछ सकते हैं बांग्लादेश में किसका मुख्यालय है ढाका में। और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। करेंसी क्या होती है इसकी, टका होती है। और भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ में, तो वो पश्चिम बंगाल है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं ट्यूनीशिया जो देश है, और यहाँ पे अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा कामिल मद्दोरी बन गए हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधान। अब ये ट्यूनीशिया कहाँ है भाई, मैं आपको दिखा दूं मैप में। तो ये रहा ट्यूनीशिया, अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया। कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार, और प्रेसिडेंट है केस सैयद। और अभी हमने देखा प्रधानमंत्री कौन बन गए, कामिल मद्दोरी बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है, तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर होगा पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश, इनका संबंध किससे है, हॉकी से ही, ऑब्वियसली बात है। हॉकी के कोच बने हैं। लेकिन आप जानते हो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये गोलकीपर रहे थे अभी तक। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ ना, पेरिस ओलंपिक 2024, यहाँ पे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये कौन सा मेडल लेकर के आई है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। ये जरूर याद रखना है। इसमें हमने किसको हराया है, तो स्पेन की टीम को हराया है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उप विजेता कौन रहा, या फाइनल में हमने किसको हराया है। तो ब्रॉन्ज जीता हमने, स्पेन यहाँ पे हार गया। तो इसके बाद पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, संन्यास ले लिया, और अभी इनको भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया है। और मैंने आपको बता ही दिया था, ये जो पेरिस ओलंपिक वाले प्रश्न है, ये इंडिविजुअल मैं आपको नहीं बताऊंगा, कि जैसे हम डेली करंट में पढ़ते, मैं लास्ट में जो इसका रिजल्ट आया था वो सारे पॉइंट में एक साथ वहां पे बता दूंगा। मतलब वो रिजल्ट वाला क्वेश्चन में लूंगा अभी, वहां पे सारे अवार्ड्स और उससे संबंधित सारे बातें एक साथ मैं आपको बता दूंगा। इंडिविजुअल में एक एक प्रश्न में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पीआर श्रीजेश ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये केरल से बिलोंग करते हैं। 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 अगस्त को। हर साल 9 अगस्त को आप ये इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल के रूप में मनाते हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में। पहली बार 1995 में मनाया गया था, ये इसकी थीम है। और एक आपको याद आएगा जनजातीय गौरव दिवस भी होता है, जो मनाते हैं कब, 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती को। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्न होगा, खास तौर पे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आंसर होगा 5 लाख रुपए कर दिया। ये थोड़ा सा प्रश्न इनकम्प्लीट है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा एक लाइन और जुड़ के आएगी इसमें, कि टैक्स पेमेंट, कौन सा पेमेंट, टैक्स पेमेंट के लिए ये लिमिट बढ़ाइए। ये शब्द आपको जरूर याद रखना है। वैसे सुनने में आपको लग रहा होगा कि यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ गई है, जैसे मैं आप आपस में कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये नहीं है। हाँ, अगर आप टैक्स पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, तब आपकी लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब टैक्स का पेमेंट करने के लिए, जैसे आपका टैक्स का पेमेंट बनता है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 या 5 लाख रुपए, तो आप यूपीआई से एक बार में कर पाओगे। वैसे हम नॉर्मल जो यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, जैसे आज मैंने आपको जैसे पैसे भेजने हैं यूपीआई के थ्रू, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं भेज पाऊंगा एक बार में मैं 24 घंटे के अंदर, ये लिमिट है अभी। लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया है टैक्स पेमेंट। इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, 2023 में आरबीआई ने कहा था कि हॉस्पिटल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो अपनी फीस भरने के लिए, हॉस्पिटल की फीस भरनी है, इंस्टीट्यूट्स की फीस भरनी है, तो उस समय भी उसकी लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई थी। 5 लाख रुपए तक आप एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। और उससे पहले 2021 में भी ऐसा ही कर चुका है आरबीआई। वहां पे उसने कहा था कि जो आईपीओ आते हैं, जो कंपनी के आईपीओ होते हैं शेयर मार्केट में, वहां पे भी यूपीआई इन्होंने लिमिट 5 लाख रुपए बढ़ा दी थी। तो इन केसेस में ये लिमिट बढ़ाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल केसेस में नहीं है, ठीक है। आरबीआई के स्टैटिक में आपको बताया, तो देखो बताना जरूरी था, जहां पे जरूरी होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो काम की बात होगी वही बता रहा हूँ।
और बिल्कुल शॉर्ट में, सरल भाषा में, एकदम आम बोलचाल की भाषा में, जैसे आप मेरे भाई बहन हो, हम आपस में आमने सामने बैठे हैं तो मैं आपको समझा दूं, उसी भाषा में आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ। आरबीआई की बात कर लें तो सिंपल सा याद रखना, गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के, स्थापना 1935 1 अप्रैल को होती है, यंग हिल्टन आयोग की, जिसे आप शाही आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे। फिर पूछ रहे हैं अभी राजस्थान की जो पहली विमानन अकादमी है ये कहाँ पे शुरू की गई है? सिंपल सा याद रखेंगे, अजमेर में इसको शुरू किया गया है। राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी है ये, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं शोभना रानाडे का निधन हो गया, वे क्या थी? वे एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर थी, गांधीवादी थी, और इनका भी निधन हो गया, बस इतना सा याद रखना है। 2011 में इनको पद्म भूषण मिला था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने बी रेडी रिपोर्ट को जारी करने की घोषणा की है? बी रेडी मतलब हो गया, बी मतलब हो गया बिजनेस, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। अब आपको याद आ जाएगा, ये उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली में आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक पहले एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता था, फिर इसने उसे जारी करना बंद कर दिया था, और अब इसने कहा कि हम उसके स्थान पे अब बिजनेस रेडी रिपोर्ट को जारी करेंगे। और इस साल इसका पहला संस्करण आ जाएगा 3 अक्टूबर 2024 को, इन्होंने कहा है। सिंपल सा याद रखेंगे, बिजनेस रेडी रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? वर्ल्ड बैंक पहली बार जारी कर रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक भी मैं आपको बता दूं। देखो, हम जो रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से ये रिवीजन वाली क्लास ये आपकी रिवीजन ही तो हो रहा है, क्योंकि मेन तो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बिल्कुल डिटेल में भर भर के पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ बताता हूँ। लेकिन रिवीजन में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। फालतू चीजें सारी मैं हटा देता हूँ। जो समझ लो, यहाँ पे एक छाई चन्नी मैंने लगा दी और फिल्टर होके चीजें अब आपके पास आती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो। तो यहाँ पे अगर कोई देश आएगा तो उसके स्टैटिक कम से कम, उसकी कैपिटल, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो है वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ही सही। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आता है तो उसके भी स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में जो स्टैटिक आते हैं वो वहीं से बन के आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई देश करंट अफेयर्स में आ गया तो उसके स्टैटिक एग्जाम में आ जाएंगे, फिर आपको स्टैटिक आ गया, स्टैटिक आ गया। स्टैटिक नहीं आया मेरे भाई, वो करंट अफेयर्स में था और वहीं से उसने उसे स्टैटिक बना दिया है। तो करंट अफेयर्स मजबूत होता तो स्टैटिक अपने आप कर जाते। तो वर्ल्ड बैंक स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्रेसिडेंट याद रखना अजय बंगा है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, भारतीय मूल के हैं। ये सारी रिपोर्ट्स ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, आप रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना रहा है। मतलब ऑर्गन डोनेट करने के मामले में जो पहले स्थान पे वो तेलंगाना रहा है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और कर्नाटक को बताया है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये डेटा जारी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा है। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा, जो लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, मैंने आपको बताया है अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में जो नए सेक्रेटरी हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? बताएं, देखिए किस किस को याद है, किस किस ने ढंग से क्लास देखी है। बाकी ऑर्गन डोनेशन से 2-3 प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। एक तो भारत में जो अंगदान दिवस है वो हम 3 अगस्त को मनाते हैं, विश्व में जो मनाते हैं वो 13 अगस्त को मनाते हैं। और अभी जीवन दान पुरस्कार ये मिला था आंध्र प्रदेश को, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये अंगदान से संबंधित 3-4 प्रश्न अभी हमने पढ़ लिए, इनको ध्यान में रखना एक साथ। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे जोड़ लो, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको याद है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, भाई डोनर आ रहा है ना इसलिए बता रहा हूँ। डोनर डे कब मनाते हैं हम? वो आप कह दोगे 14 जून को मनाते हैं। प्रश्न क्या आता है एग्जाम में कि जो ब्लड डोनर की हम बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? सर्वदाता ओ नेगेटिव है। और जो सर्वग्राही है यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी पॉजिटिव है। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को अभी समाप्त कर दिया है किस राज्य ने? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। मतलब यहाँ पे क्या होता था, स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं यानी कि लोकल गवर्नेंस इलेक्शन होते हैं, जैसे कि सरपंच के हो गए, मेयर के चुनाव हो गए, तो इनमें पहले कहा गया था अगर जिसके 2 बच्चे होंगे या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी थी। लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया, अब 2 हो, 3 हो, 10 हो, सब चुनाव लड़ो। इतना सा याद रखना है, आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओगे कि ब्रिटिश भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन थे?
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, मैंने आपको बताया भी है, अभी आप लोगों को बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अगला हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देश का पहला राइस एटीएम ये कहाँ पे स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और इसको नाम क्या दिया गया है, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम या राइस एटीएम, आप सिंपल सा बोल दो। मतलब जो सब्सिडरी वाले जो चावल मिलते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब कोई आदमी बैठा नहीं रहेगा आपको देने के लिए, आप जाओ, बायोमेट्रिक प्रक्रिया जो भी होगी वो आप पूरी कर लो, अंगूठा अंगूठा लगाओ, फेशियल एक्सप्रेशन जो भी होता होगा, उसके बाद स्क्रीन पे अपना राशन कार्ड नंबर डालोगे तो आपको चावल मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 25 किलो तक चावल मिलेंगे। अभी से उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नए बन गए हैं, तो जरूर याद रखना उनका नाम क्या है, मोहन चरण मांझी उनका नाम है। और रघुबर दास तो यहाँ के गवर्नर हैं सही। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया, आप सभी जानते हो ये हम 10 अगस्त को मनाते हैं। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, टाइगर डे, वो भी आप जानते हो 29 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखना दोनों। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बोइंग कंपनी है, बोइंग ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। और इसके अभी नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है केली ऑल्टबर्ग, तो इनका नाम याद रखना। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वर्जीनिया में आपको मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किसे तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। आपको बताया भाई, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 देशों की यात्रा पर गई हुई थी। फिजी गई थी वो, न्यूजीलैंड गई थी और तिमोर लेस्टे। तो वहां जब ये गई थी, और इसमें ये बात ध्यान रखना कि फिजी और तिमोर लेस्टे जाने वाली ये हमारी पहली राष्ट्रपति है। तो इन दोनों देश के सर्वोच्च सम्मान इनको मिले हैं। जब ये पहले फिजी गई थी, तो वहां पे फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान, जो वहां का सर्वोच्च सम्मान है, वो इनको मिला था। और उसके बाद जब ये तिमोर लेस्टे गई है, तो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल गया, जिसे क्या कहते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। इसी तरह से पिछले साल ये जब 2023 में सूरीनाम सूरीनाम देश की यात्रा पर गई थी, तो वहां का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था और उसका नाम येलो स्टार है। तो 3 तरह के सम्मान मैंने आपको बताया इनसे संबंधित, फिजी ने दिया, तिमोर लेस्टे ने दिया और सूरीनाम ने दिया, तो तीनों आप ध्यान रखिएगा। बाकी अभी देश न्यूज में आ गया है कौन सा, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे के बारे में आपको बता दूं, पहले तो आप मैप में देखो ये तिमोर लेस्टे है कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, इससे ऊपर आपको मिलेगा तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर भी आप इसे कह दो। इसकी कैपिटल दिल्ली है, करेंसी है यूएस डॉलर, और ये इसके प्रधानमंत्री हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, अजीब से नाम है, आप देख लो, केराला और जोस मैनुअल। और तिमोर लेस्टे से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो तो ये बनेगा कि अभी आसियान देश का सबसे नवीनतम देश या कौन से नंबर का 11वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्टे बना है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सॉवरेन वेल्थ एंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की अभी सूची आई थी, उसमें आरबीआई, ये हमारा सेंट्रल बैंक है ना, तो ये आरबीआई कौन से स्थान पर है, तो ये जो सॉवरेन वेल्थ इंस्टीट्यूट है, इसने क्या किया, जितने भी देश है उनके सेंट्रल बैंकों की सूची जारी की, इस हिसाब से जारी की है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशों में कितना पैसा है, कितना गोल्ड रिजर्व है, कौन कितना अमीर है, एक लाइन में बोलूं तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये रैंकिंग में जो आरबीआई है वो कौन से स्थान पे आता है, आरबीआई यहाँ पे 12वें स्थान पे आता है। कितना पैसा बताया इन्होंने, भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास 70.47 ट्रिलियन डॉलर ये कुल संपत्ति बताई है। ट्रिलियन मतलब क्या होता है, 10 की पावर 12 को ट्रिलियन बोलते हो, जिसे आप 1000 बिलियन भी मैं कह सकता हूँ। और बिलियन मतलब तो आपको पता ही होगा, 10 की पावर 9 होता है। इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, 1000 मिलियन, और मिलियन आपको पता ही है 10 की पावर 6 होता है। खैर 12वें नंबर पे ये है। अगर आप टॉप जानना चाहो तो टॉप पे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसे आप फेडरल रिजर्व बैंक कहते हो। दूसरे स्थान पे चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, तीसरे पे जापान का है, और चौथे पे जर्मनी है। भारत याद रखना 12वें स्थान पर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी सेबी ने किसे एमसीएक्स के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा प्रवीणा रॉय। सिंपल सा याद रखेंगे, एमसीएक्स का फुल फॉर्म जरूर देख लो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिटेल में मैंने आपको कमोडिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास जरूर देखें अगर आपको डिटेल में जानना है। तो यहाँ हम इतना सा याद रखेंगे, एमसीएक्स के अभी एमडी सीईओ बना दिया सेबी ने, प्रवीणा रॉय इनका नाम है। बाकी नईमा खातून आप जानते हो, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। नीना सिंह भी आप जानते हो, सीआईएसएफ की ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और सुमन कुमारी ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना ने। तो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा जो एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, आपको ये तो हम जानते हैं। तो स्पेस एक्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। कौन सा प्रोजेक्ट भाई साहब? स्टार लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें उसने क्या करा था, हमारे वातावरण में हमारे पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट्स उसने ऐसे प्लेस कर दिए थे, और कितने हजारों की संख्या में। और उद्देश्य क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। तो अब उसी की तुलना में या उसी को टक्कर देने के लिए अभी चाइना ने ये मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को लॉन्च किया है। ये भी यही काम करेगा, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे हजारों की संख्या में ये सैटेलाइट यहाँ पे स्थापित करेगा। अभी स्टार्टिंग में तो ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैसे कि इस साल इन्होंने कहा कि हम 108 सैटेलाइट को भी प्लेस करेंगे, उसमें से भी अभी तो 18 कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने लक्ष्य भी रख दिया है कि हम 2027 तक 15,000 सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उद्देश्य इनका भी वही है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। और चाइना ने इन ग्रुप्स ऑफ सैटेलाइट, बहुत सारे हो गए ना सैटेलाइट, तो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को नाम दे दिया है 1000 सेल्स। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया। क्या है? अभी नए कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं? अभी तक कैबिनेट सचिव तो कौन थे आप जानते हो, राजीव गौबा थे, लेकिन फाइनली उनका समय पूरा हो गया, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया। और अब कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथन बन गए हैं। ये आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। बाकी आगे प्रश्न हम देखेंगे, और भी कई सारे सचिव के बारे में हम पढ़ेंगे, वो पूरी लिस्ट में आपको एक साथ बता दूंगा आगे, है ना, लेकिन इनका नाम स्पेशली अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? ये एक भारतीय हैं, तो प्रश्न ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अभिनव बिंद्रा इनका नाम है, इनका संबंध शूटिंग से है। आपको पता ही होगा भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, पहला गोल्ड हमारे लिए ओलंपिक में यही लेकर के आए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में। और अभी क्या हुआ इनके साथ? एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष इनको चुन लिया गया है। मैं आपको बता दूं 2018 में इनको एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, अभी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये सम्मान की बात है हमारे लिए। और मैंने यूं क्यों लिखा है यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष, मतलब 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं, एक तो ये हो गए और इनके साथ एक पोलैंड के साइक्लिस्ट है, माजा उनका नाम है, उनको भी उपाध्यक्ष चुना गया है। और इस एथलीट आयोग के अध्यक्ष वही बने हुए हैं, कौन? एम्मा टेरहो, जो कि एक फिनिश आइस हॉकी खिलाड़ी है। इनका नाम याद नहीं रखना, मैंने ऐसे बता दिया, आप तो ये नाम याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा का नाम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनसे एक और प्रश्न आपको याद होगा कि अभी इसी साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान देने की भी बात कही थी, और ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर ले, स्थापना होती है 23 जून 1894, लॉजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। फिर पूछ रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बताओ भैया कौन सी योजना शुरू की है? तो मिलती जुलती सारी मैंने ऐसे ऑप्शन लिख दिए कंफ्यूज करने वाले, उत्तर तो ये हो जाएगा हिम उन्नति योजना। एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन देता है एग्जामिनर, थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए, तो ध्यान रखना, हिम उन्नति योजना इसका नाम है। मुख्य रूप से एक लाइन में बात करूं तो ये योजना किसके लिए है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है ये योजना। ठीक है, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर है। अब देखो वो प्रश्न आ गया, मैंने कहा था पेरिस ओलंपिक एक साथ में आपको बताऊंगा, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो याद रखना चाइना इस बार टॉप पे नहीं है, अमेरिका टॉप पर है, दोनों के गोल्ड समान है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पूरी, देखने से चीजें और अच्छी तरह से याद होती। दोनों के गोल्ड की संख्या सेम है, 40-40 है। जब गोल्ड बराबर होते हैं तो फिर सिल्वर से देखा जाता है, मान लो सिल्वर भी बराबर होते हैं तो फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज से देखा जाता है। और इसके पास सिल्वर ज्यादा है, टोटल मेडल इसके पास ज्यादा है, तो यूएस यहाँ पे टॉप पर है, दूसरे पे चाइना है, फिर जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की बात करेंगे तो भैया 41 पर है भारत। आप में से एक स्टूडेंट है, नाम मैं भूल गया, उन्होंने कमेंट किया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि कई जगह हमने पढ़ा है, कई जगह वीडियो में बता रहे हैं 70 है रैंकिंग। तो भाई ऑफिशियल डेटा से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो 70 नहीं है 71 है। जहां से भी पढ़ा है आप मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा है, या उनको जाकर के बोलिए कि 71 है ना, ये सही है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज आए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा एक बार कौन कौन ने क्या क्या मेडल जीते हैं। तो
ये लिस्ट मुझे बताने की जरूरत है क्या? देखो, डेली करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट ही मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियो देखते हैं, ये आपको मैं इतनी बार बता चुका हूँ, ये आपको चीजें अब रट गई होंगी। सही बताना, रटी है कि नहीं रटी है? सारी चीजें रट चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है ये मेरे को फिर से बोलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीन पे, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ये बात मैं आपको जरूर बोलूंगा। बाकी मैं आपको कौन कौन से मेडल आए हमारे पास ये जरूर बताऊंगा। सबसे पहला मेडल यहाँ पे मनु भाकर लेकर के आई थी शूटिंग में, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। ये बच्ची हरियाणा की है। और यहाँ से एक पॉइंट ये बन जाता है, रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे कि ओलंपिक में, वो भी शूटिंग में, कोई महिला है पहली बार जो हमारे लिए मेडल लेकर के आई है, रिकॉर्ड बन गया। दूसरा मेडल भी मनु भाकर लेकर के आ गई, लेकिन ये मिक्स्ड इवेंट में आया है। किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज जीता भले ही इन्होंने। यहाँ से भी 2 रिकॉर्ड बन गए। क्या रिकॉर्ड बन गए? कि एक ही ओलंपिक में एक खिलाड़ी 2 मेडल लेकर के आ गया। कौन सा मेडल लेकर के आया ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 मेडल लेकर के आ गया एक खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में, वो है मनु भाकर। रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड ये बन गया कि ओलंपिक में शूटिंग में पहली बार मिक्स्ड इवेंट में हमारे पास कोई मेडल आया है। देखो, मिक्स्ड इवेंट में आ गया ना, तो 3 तरह के रिकॉर्ड यहाँ हमने बना दिए। फिर अगला जो मेडल आया वो भी शूटिंग से आया, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले लेकर के आए हैं। इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया। तीनों ब्रॉन्ज है, तीनों शूटिंग में है। फिर चौथा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई है, ये ब्रॉन्ज लेकर के आई है। ये जरूर याद रखना इन्होंने किस टीम को हराया, स्पेन को हराया, मैंने बताया आपको। पांचवा जो मेडल है वो नीरज चोपड़ा लेकर के आए, आप जानते हो भाला फेंकते हैं ये, और यहाँ पे ये सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। अब आप ये जरूर ध्यान रख लेना, ये मैंने आपसे पूछा भी था कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका कि हमें यहाँ पे सिल्वर मिला है, तो 89.45 मीटर दूर भाला फेंका है। गोल्ड का भी मैं आपको बता दूं, ये तो आप जानते ही हो, पाकिस्तान के अरशद नदीम यहाँ पे गोल्ड लेकर लेकर गए। इन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका है, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे। और हमारा जो छठा मेडल है अमन सहरावत लेकर के आए हैं रेसलिंग में, ये भी हरियाणवी है, और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तो सारे मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ये कौन बन गए हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे, अनुपम कपूर बन गए हैं। बाकी विकास लखेरा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजय शुक्ला आप जानते हो, नेशनल हाउसिंग बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। और प्रीति सुदन ये अभी यूपीएससी की हेड बनी है, नाम याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये हम मनाते हैं कब? ये 12 अगस्त को मनाते हैं। इसकी थीम देख लो एक बार, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। और आपको पता है नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को था, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, और 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये इसकी थीम है। और ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी 10वां मित्र शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे हुआ था? तो ये श्रीलंका में हुआ था। और किसके साथ करते हैं वो भी देखते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कहाँ पे? श्रीलंका के मदुरु ओया में। हमने कहा कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण है। राजपुताना राइफल्स ने इस बार हिस्सा लिया इसमें भारत की तरफ से। और बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका, और इसकी 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कोलंबो जो है जुडिशियल कैपिटल हो गई, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन है। पाक स्ट्रीट याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा, जिसे पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। और अभी एक दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था, ये चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होता है भाई साहब, कि दोस्ती एक्सरसाइज ये अभी किन देशों के बीच में हुआ और कहाँ पे हुआ, ये आप लोग बताएंगे। खैर बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव। चलो ये तो बता ही सकते हो कहाँ पे हुआ था, ये नहीं लिख रखा मैंने, अब बता दो ये। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज डेवलप किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी इंदौर ने। तो भैया इन्होंने कमाल कर दिया आईआईटी इंदौर ने। फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। सिंपल सा है, जब ये जूते पहनकर चलेंगे ना हमारे जवान, तो इससे बिजली भी बनेगी, जिससे छोटी मोटी चीजें वो चार्ज कर सकते हैं, और रियल टाइम में हमें सैनिकों की लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो ये ई शूज है, और इनको डेवलप किया, तैयार किया आईआईटी इंदौर ने। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है, अभी किसने मी डेविस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ ने। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, नाम देख लो एक बार क्या है फुल फॉर्म। मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जो हमारे चिकित्सा उपकरण होते हैं, मेडिकल डिवाइसेज होती है, उनकी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई है। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, नाम मी डिवाइस रखा है किसने? डब्ल्यूएचओ ने।
WHO की स्टैटिक जरूर देखेंगे। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते ही हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम, ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न है, सीजी राजगोपाल का निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक लेखक थे। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी से मलयालम में श्री रामचरितमानस का अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार इनको मिला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन निधन हो गया। लेखक थे, ध्यान रखना। आपको बताइए, श्री रामचरितमानस ये मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना को शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। क्या है इस योजना में, मैं आपको बताऊं तो बाल विवाह को रोकने के लिए ये योजना इन्होंने शुरू की है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये बच्चियों से बोल रहे हैं, उनके माता पिताओं से बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कराओ, हम आपको हर महीने पैसा देंगे। तो इस तरह से उनका बाल विवाह रुक जाएगा, परिवार उनको आगे पढ़ाएगा कि चलो, जो गरीब परिवार होते वो बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनका बाल विवाह कर देते हैं, तो कम से कम पैसे के बहाने ही सही, उसके लालच में ही सही, वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो बाल विवाह नहीं होगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना। ठीक है, असम ने इसको शुरू किया है। असम की बात कर लें स्टैटिक, तो असम ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हो गए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे, दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए भी किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। इससे जो लोग देख नहीं सकते वो भी यहाँ पे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये है ब्रेल डेबिट कार्ड। और इसकी बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है 1894। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, एमडी अतुल कुमार गोयल, द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन होती है। अभी इसी साल आपने एक प्रश्न इससे पढ़ा होगा कि इसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए भी कौन सा फीचर लॉन्च किया था? सेफ्टी रिंग नाम से एक फीचर लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगला है कि अभी जुलाई 2024 महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हम वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा चामरी अट्टापट्टू। आप जानते हो श्रीलंका की वुमेन्स क्रिकेट टीम के ये कप्तान है। वहीं अगर पुरुषों में बात करेंगे, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई ये चुना गया है इंग्लैंड के गस एटकिंसन को। तो दोनों के नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। NIRF रैंकिंग 2024 जारी की गई है, उसमें देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैंने आपसे पूछ लिया, तो वो कौन सा है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। NIRF रैंकिंग में NIRF का मतलब आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होती है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की ये रैंकिंग है। कौन तैयार करता है, कौन जारी करता है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इस बार ये इस रैंकिंग का नवा संस्करण है। ये तो इसके बारे में बात हो गई। और देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग आती है, टोटल 13 कैटेगरीज होती है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए, जैसे कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट IIT मद्रास है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स में पहले स्थान पे IIT मद्रास है और दूसरे पे IISc बेंगलुरु को रखा। मैनेजमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें हमने यही प्रश्न था हमारा, IIM अहमदाबाद इसमें टॉप पे है। मेडिकल कॉलेजेस में एम्स दिल्ली टॉप पर है और कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज दिल्ली ये टॉप पर है। तो ये ध्यान में रखना आप। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। और इन्होंने अग्निवीरों के लिए, भाई बीजेपी की सरकार है तो अग्निवीरों के लिए तो करना लाजमी है, कारगिल पैकेज की घोषणा कर दी है। मैं तो आपको जो मेरा काम है पढ़ाने का वो पढ़ा देता हूँ कि कारगिल पैकेज में है क्या। देखो, अगर कोई अग्निवीर जो हमारा जवान है, जिसे अग्निवीर इन्होंने बोला है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उस पे जो आश्रित है परिवार के सदस्य, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। किस तरह का बेनिफिट? भाई जो जीवन गया उसे तो ये ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उस जवान की पत्नी है तो उन्हें 25 लाख नगद दिए जाएंगे, 25 बीघा जमीन दी जाएगी नहर के किनारे वाली, सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चे हैं तो मुफ्त में उनको एजुकेशन दी जाएगी, माता पिता है तो 5 लाख की उनको FD करा देंगे, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की उनको सुविधा दे देंगे। ये इस पैकेज के अंदर इन्होंने रखा है। तो सिंपल सा आप तो याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही आएगा कि अभी किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की? तो आंसर कर देना राजस्थान और आगे बढ़ जाना। अच्छा, राजस्थान में नया अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नर का, वो जरूर याद रखेंगे। हरिभाव बागड़े उनका नाम है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो 3 बार, हरिभाव बागड़े, हरिभाव बागड़े, हरिभाव बागड़े।
चले आगे, मतलब आगे। और हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है, भारत का पहला वेटलैंड सिटी ये उदयपुर है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व अंगदान दिवस ये आपने कब मनाया? 13 अगस्त को मनाते हैं, कई बार हमने देख लिया। थीम है बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर उसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो, बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन फ्री में देने वाले तो बहुत सारे राज्य हो गए, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया, हटके किया। क्या हटके किया भाई साहब ने? नगद पैसा दे रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, जाओ सैनिटरी नैपकिन मार्केट से खरीद लो। और भाई साहब पैसा भी कितना दे रहे हैं? 1 साल का 300 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, 7वीं से लेके 12वीं तक की छात्राओं को ये पैसा दे रहे हैं। तो सिंपल से याद रखना, किसने? मध्य प्रदेश ने। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश ने इससे पहले मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और समग्र मासिक धर्म प्रबंधन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम उदिता योजना है। इसको इन्होंने 1 नवंबर 2016 को शुरू किया था। ठीक है, याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स ये कहाँ पे खोजा गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र के पुणे के पश्चिमी घाट और वेताल टेकड़ी में, जो धान के खेत हैं, चावल के खेत हैं, जो आर्द्र भूमि है, वहां से भारत के पहले स्वदेशी मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया की भी खोज की गई है, और इसको नाम दिया गया है, या क्या नाम है? मिथेनोट्रॉप्स इसका नाम है। देखो, जो मीथेन यानी कि CH4 है, इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? जो धान के खेत होते हैं वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, दलदली भूमि है, यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, और इसका उत्तर मिल गया आपको, महाराष्ट्र आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो अभी लेटेस्ट डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक खाने वाले अभी फंगस यानी कि कवक ये खोजा गया है, किस देश ने खोजा है, कहाँ पे खोजा गया है, ये आप बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा वैसे ये प्रश्न आगे, लेकिन अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला दूसरा परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम INS अरिहंत है। ये हमारा दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन होगा। न्यूक्लियर सबमरीन से क्या मतलब हो गया? इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो परमाणु ईंधन होता है, न्यूक्लियर पावर से ये चलती है, और इसमें मिसाइलें भी परमाणु हथियारों से लैस होती है। और एक खासियत ये होती है, अगर ये पानी के अंदर है तो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर ही रह सकती है। दूसरी जो हमारी डीजल पनडुब्बी होती है उसकी तरह बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं है। नियमित समय के बाद बहुत लंबे समय तक, अगर आपके पास खाने की व्यवस्था बढ़िया से है, सब कुछ है, तो आप लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हो। ये इसकी एक खास बात है। तो सिंपल सा याद रखेंगे। सेकंड, दूसरी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन आने वाली है, उसका नाम INS अरिहंत है, इस साल के एंड तक आ जाएगी। अब प्रश्न तो ये आएगा आपके मन में कि हमारी जो पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम INS अरिहंत है। पहली ये है, दूसरी ये है, इतना सा याद रखो। अब एक प्रश्न और याद रख लो, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन यानी कि सबमरीन टूरिज्म ये कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात के द्वारका में शुरू हुआ है। और INS अर्नला ये देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। कॉर्वेट एक तरह का जहाज ही होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये कहाँ पर होगी? तो ये भाई साहब हरियाणा में होगी। ये इस साल सितंबर में होगी। कहाँ पे? हरियाणा में होगी। और इसको नाम दिया है ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग। इतना सा आपको याद रखना है, लेकिन प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, काम की बात मैं आपको बताता हूँ कि भारत किस देश के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा नेपाल। यही आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है उपग्रह का नाम, ये आप ध्यान में रट लो। मुनाल है, किसका है? नेपाल का है। कौन लॉन्च करेगा इसे? भारत लॉन्च करेगा। इसके लिए हमने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। किस अभी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन अभी इतना याद रख लो, मुनाल जब बताएंगे, लॉन्च कर देंगे, मैं आपको फिर से ये प्रश्न करवाऊंगा। याद हो गया अभी आपको? नेपाल की स्टैटिक में आपको बता देता हूँ। ये मैप में आपको नेपाल दिखेगा, काठमांडू इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है भाई साहब? सार्क का हेडक्वार्टर है। नेपाली रुपया करेंसी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हो गए। फिर अगला प्रश्न क्या है? नटवर सिंह का निधन हो गया। नटवर सिंह कौन थे? तो ये हमारे पूर्व विदेश मंत्री रहे थे 2004 और 5 में, जिस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह की सरकार थी। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के भरतपुर से बिलोंग करते थे ये,
और पद्म भूषण 1984 में मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इनकी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट इनफ। इससे संबंधित आपको याद होगा डेली करंट अफेयर्स में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आप सबने सही उत्तर भी दिया था, सौरव गांगुली आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देख लो, ये स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है। वन लाइनर में आपसे पूछेंगे प्रमोद भगत, ये इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तो आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। अब ये न्यूज में क्यों आ गए? क्योंकि अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 18 मंथ के लिए इन पर बैन लगा दिया है। क्यों? डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैन लगा दिया। तो नाम न्यूज में आ गया, और नाम न्यूज में आ गया तो प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में कि इनका संबंध बताओ किससे है? बैडमिंटन प्लेयर है ये, या यूं कह दूं कि हमारे भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे सैयद रिफात अहमद ये किस देश के 25वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? तो हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। एक्चुअली में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था तो उसके बाद यहाँ के चीफ जस्टिस ओबिदुल हसन और बांग्लादेश के बैंक के जो गवर्नर है अब्दुल रऊफ तालुकदार, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए चीफ जस्टिस यहाँ पे इनकी जगह कौन आ गए हैं? सैयद रिफात अहमद। अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे, उन्होंने नियुक्त किया है। कौन है प्रमुख? मोहम्मद यूनुस है। और हाँ, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बोला, याद नहीं दिलाया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर सेशन पसंद आया तो। दोस्तों के साथ में एक बार यार स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, इतनी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है, जो भी आप समझे, जैसे भी आप समझे। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, दिल से बनाता हूँ और काम की बातें मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। अब यूं मत बोला करो वीडियो इतना लेंदी हो गया, मैं कोई आप देखेंगे पूरा वीडियो एक बार देखो तो सही ध्यान से, मैंने कोई फालतू बात नहीं की, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बताया, कोई फालतू एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काम की बात, पॉइंट की बात जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। आप एक को एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए तो इस सारी चीजें बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या पढ़ा है। फिर भी जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है मैं आपको कहता हूँ कि चलो ये शीट है, मैं वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, जिसको रीड करना है। मैं यहाँ पे इसको पढ़ने में, डेटा को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर, ये भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हर पॉसिबल चीज कर रहा हूँ ताकि आपका कम से कम समय खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा काम की बातें मैं आपको दे पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ। तो अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हो तो उसके लिए बेस्ट रिविजन वाली क्लास है। अगर आप ये डेली हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखते हो तो आपको बहुत सी जगह लगेगा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो भाई मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी डेली क्लास में मैंने आपको ये चीजें रटवा दी है, कई बार याद करवा दिया है। तो उन स्टूडेंट्स को ये फास्ट नहीं लगेगा, उनको मजा आएगा। और रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। आप इतने बड़े हो गए हो, रिवीजन आप बचपन से करते आ रहे हो। रिवीजन कैसे करते हैं? आपने खुद के नोट्स बनाए डिटेल में, जब एग्जाम टाइम पे रिवीजन खट 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 अपने नोट्स, जो नोट्स आपने पढ़े हुए हैं उसी का ही आप रिवीजन कर पाते हो, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो उसी तरह से जिस डेली करंट अफेयर्स की क्लास को आप पढ़ते हो, तो उसका जब वीकली कराया जाएगा उसी मास्टर से आप पढ़ोगे, तो वहां पे उनको पता है मास्टर को कैसे आपको पढ़ाया गया था, तो वही आपका बेस्ट रिवीजन करवा सकते हैं। मतलब अपने नोट से आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे, लास्ट टाइम पे किसी और स्टूडेंट्स के नोट से आप उतना फास्ट रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो वही वाली बात है। तो लाइक शेयर कर देना। चलो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।